नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। करेंट अफेयर एमसीक्यू 70 बीपीएससी पीटी को लेकर हम लोग कर रहे हैं। उसी का अगला वीडियो होगा। ये कई सारे एमसीक्यू होंगे, आपके एग्जाम के पर्पज़ से सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले का भी एमसीक्यू आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट होगा, न्यूज एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर देखेंगे तो आपको इससे पहले के भी सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। शुरू करते हैं वीडियो आज का। देखिए आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है घग्गर नदी के बारे में कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने पौराणिक नदी सरस्वती के प्रमाण खोजने का प्रयास किया है। घग्गर एक सदाबहार नदी है। ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। उपरोक्त में से सही कथन को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला सही है, यहाँ पर दूसरा गलत दिया हुआ है। हाल ही भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जिसको PRL कहा जाता है और आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने राजस्थान में बहने वाली मानसून नदी के जलग्रहण क्षेत्र में पौराणिक नदी सरस्वती के प्रमाण खोजने का प्रयास किया है। आपको पता होगा कि सरस्वती नदी जिसको प्राचीन भारत में सबसे पवित्रतम नदी माना गया है। अगर हम लोग ऋग्वेदिक इतिहास को देखेंगे तो उसमें क्या बोला गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा चर्चा किस नदी की मिलती है, तो वह सिंधु नदी की चर्चा सबसे ज़्यादा मिलती है। ये पीटी में पूछता है। और सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया है, नदीतमा किसको कहा गया है, तो सरस्वती नदी को कहा गया है। कौन सी नदी, सरस्वती नदी। ठीक है, तो सरस्वती और सैंधव सभ्यता जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया ना, तो भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात हुआ क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मैक्सिमम अवशेष थे वो कहाँ पर चले गए, पाकिस्तान में चले गए। तो अब आज़ादी के बाद जो रिसर्चर्स ने नए रिसर्च किए उसका आधार पर ये पता चला कि ये सिंधु सरस्वती सभ्यता इसका दरअसल नाम होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता, है ना। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इसको कहा जाना चाहिए। हमने केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा क्योंकि जो नए स्थल मिले हैं, सिंधु नदी किनारे तो थे ही वो बहुत सारे शहर, लेकिन एक नदी राजस्थान में बहती है जिसको घग्गर कहा जाता है, जिसको माना जाता है कि पौराणिक सरस्वती नदी की ट्रेन यहीं से गुजरती होगी। उसी के किनारे अब नए सैंधव प्रदेश हमें मिल रहे हैं, नए जो हड़प्पा कालीन जगह मिल रहे हैं उसी नदी के किनारे मिल रहे हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि हड़प्पा और ऋग्वेद ये दोनों अलग अलग काल नहीं था बल्कि दोनों एक ही था। तो वो कैसे प्रमाणित हो जाएगा, तो जब सरस्वती नदी का टेरेन हम लोग ढूंढ लेंगे तो हम ये प्रमाणित कर देंगे कि हड़प्पावासी जो थे वही बाद में जाकर ऋग्वेदिक सभ्यता का जन्म होता है हड़प्पा में, शहरी सभ्यता के पतन के पश्चात। ये इसके पीछे का इतिहास है। थोड़ा सा डिटेल में चला गया मैं बंधुओं। देखिए क्या है कि आधुनिक घग्गर नदी के सूखे तटों पर हड़प्पा सभ्यता के 1000 से अधिक पुरातत्व स्थल पाए जाते हैं। इसीलिए हम कोशिश कर कि सरस्वती नदी को ढूंढ लेंगे तो हमारे इतिहास में जो कड़ी छूट गई है, हड़प्पा के डायरेक्ट बाद हम ऋग्वेदिक पर आ जाते हैं, बीच का गोल हो जाता है हड़प्पावासी कहाँ हवा मुड़ गए क्या, तो वो पता चल जाएगा हमें। ओके, निपाह वायरस क्या है, तो ये एक प्राणी जन्य वायरस है जिसको जूनोटिक वायरस कहा जाता है बंधुओं। जूनोटिक है, ये केरल में चर्चा में रहता है। निपाह वायरस इंसेफेलाइटिस के लिए जिम्मेदार जीव पैरामाइक्सो विरिडे क्रम और हेनिपा वायरस वंश का एक RNA या राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है। पिछली बार 69 बीपीएससी में पीटी में सवाल पूछा गया था कोरोना के बारे में, या RNA पूछा गया था, RNA का ही फुल फॉर्म पूछा गया था। देखिएगा एक सवाल पूछा गया था। निपाह वायरस के लिए कौन सी वैक्सीन उपलब्ध है, तो कोई वैक्सीन इसके लिए उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हाल ही मलेशिया के राजा का राज्याभिषेक हुआ है। मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं, मलेशिया के राजा बने हैं हाल ही फिलहाल में उनका राज्याभिषेक हुआ है। और ये बहुत ही बड़ी घटनाक्रम होती है, कोई कई सालों पर इस तरह की चीज़ें होती है। तो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर इनका नाम है, यही मलेशिया के नए राजा बने हैं। भील जनजाति किस राज्य से संबंधित नहीं है, भील ट्राइब इज नॉट रिलेटेड टू व्हिच स्टेट, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भील सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक हैं जो छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, राजस्थान में रहते हैं। यह नाम बिल्लू शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है धनुष। ओके, गैलेक्सी 287 OJ287 चर्चा में था। ये किससे संबंधित है, तो ये ब्लैक होल के अवलोकन से संबंधित है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। हाल ही में भारत सहित 10 देशों के 32 वैज्ञानिकों ने एक समूह के द्वारा किए गए एक अध्ययन में आकाशगंगा OJ287 में एक बड़े ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे एक छोटे ब्लैक होल की उपस्थिति की पुष्टि की थी। ये खोज नासा के TESS उपग्रह का उपयोग करके किया गया है। तो ब्लैक होल क्या होता है गुरु, हाई डेंसिटी
हाई डेंसिटी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डेंसिटी। और इनफाइनाइट क्या होता है? ग्रेविटी, जिसके कारण से यहाँ से प्रकाश भी नहीं वापस आ सकता है। कोई चीज़ को आप तभी देखते हैं जब उससे प्रकाश टकरा कर आती है आपकी आंखों के पास में, है ना? तो ब्लैक होल से प्रकाश भी वापस नहीं आ सकते, इसलिए ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता है, ना तो कैमरे के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा देखा नहीं जा सकता, बस इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसको कहा जाता है ब्लैक होल। इसकी एस्केप वेलोसिटी अनंत होती है। यह खोज नासा के TESS उपग्रह का प्रयोग करके किया गया है। यह परिक्रमा करते ब्लैक होल जोड़े का पहला प्रत्यक्ष अवलोकन है कि एक बड़े ब्लैक होल का एक छोटा ब्लैक होल जो है परिक्रमा कर रहा है। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट DPDA-PA एक्ट 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के बारे में दो कथनों पर विचार करना है। इससे व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा को जानने और नियंत्रित करने का अधिकार मिलता है। यह अधिनियम डिजिटल प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करता है। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करता है क्या? तो इसका उत्तर हो जाए केवल पहला सही है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 बनाया गया है। इससे लोगों को अपने निजी डेटा को जानने, नियंत्रित करने का अधिकार मिलता है। इसमें अपने डेटा तक पहुंचने, उससे सुधार करके हटाने तक का अधिकार शामिल है, जिससे नागरिकों को अपनी निजी जानकारी पर ज्यादा नियंत्रण होगा। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि डिजिटल प्रौद्योगिकी का विस्तार के लिए नहीं बोर्ड का स्थापना किया गया है, बल्कि अधिनियम अनुपालन की निगरानी और शिकायतों के निवारण के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करता है। तो कई बार आपने पढ़ा, बोर्ड का स्थापना करता है, किस पर्पस से किया गया? डिजिटल टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए नहीं, शिकायतों के निपटान के लिए इसका किया गया है ना? बोर्ड विवादों का निपटान करने और उल्लंघन के लिए दंड लगाने का भी जिम्मेदार होगा। ये बोर्ड का स्थापना भी किया गया है। रिसेंटली GDPR वॉज इन न्यूज। क्या होता है GDPR? GDPR क्या है? ये UPSC PT 2020 का 21 का सवाल है। देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। डेटा संरक्षण विनिमय है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट रेगुलेशन कहा जाता है इसको। देखिए यूरोपियन यूनियन का है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। रिक्वायर डेटा कलेक्टर टू मेक रीजनेबल एफर्ट यूजिंग अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू वेरीफाई दैट कंसेंट प्रोवाइड ऑन बिहाफ ऑफ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 13। यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय के अनुसार डेटा संग्रहकर्ता को, जैसे डेटा संग्रहकर्ता मेरे केस में कौन हो जाएगा? मैं हो जाऊंगा। जैसे आप अगर ग्रुप वगैरह ज्वाइन करते हैं तो मैं आपसे क्या लेता हूं? आपका फ़ोन नंबर और नाम, ये दो डेटा लेता हूं। बड़ा महत्वपूर्ण है ये डेटा। फ़ोन नंबर बिकता है विद्यार्थियों का 300 रुपये, मैं नहीं बेचता हूँ। जो लाइब्रेरी वगैरह आप पटना दिल्ली में कहीं जाते होंगे ना, तो वो लाइब्रेरी वाले आपका फ़ोन नंबर 300 रुपये का बेचते हैं। किसको? तो बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, अनअकैडमी, बाइजू, ये सब कंपनियां आपका नंबर खरीदती है आपको मैसेज करने के लिए। खैर यहाँ पर आ जाइए। संग्रहकर्ता को उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग करके यह सत्यापित करने के लिए उचित प्रयास करने की आवश्यकता होती है कि 13 वर्ष से कम आयु के बच्चे की ओर से दी गई सहमति वास्तव में उस बच्चे के लिए माता पिता की जिम्मेदारी रखने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई है। ये इसमें कहा गया है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। COPPA क्या है? COPPA क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा C, ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण प्रावधान है। ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रोविजन है ये, US चाइल्ड ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? US का बच्चों के ऑनलाइन प्रोटेक्शन को लेकर, जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन चीज़ों का तो यूज करेंगे ही, है ना? तो वो अगर ऑनलाइन जा रहे तो उनको विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। नेटफ्लिक्स वगैरह पर अगर आपका अकाउंट होगा तो वहाँ पर जैसे ही आप नेटफ्लिक्स खोलते तो पहले क्या आता है कि किसके लिए आप नेटफ्लिक्स को ऑन कर रहे हैं। बच्चे के लिए आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो केवल बच्चों वाले कंटेंट दिखाता है। तो ये क्या हो गया? ये अलग से प्रोटेक्शन। अब तो अलग अलग चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर भी बनने लग गए हैं, है ना? मोबाइल और अच्छे मोबाइल में भी देता है चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर सॉफ्टवेयर इनबिल्ट। तो ये एक्ट को ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 361 इन द इंडियन यूनियन इज रिलेटेड टू। आर्टिकल 361 किससे संबंधित है भाई? आर्टिकल 361 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति राज्यपालों को न्यायालय के प्रति जवाबदेह होने से संरक्षण मिलता है। इससे राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए जो कृत्य करते हैं, काम करते हैं, उनसे उनको न्यायालय के सामने उनको जवाब नहीं देना है, उससे संरक्षण मिलता है राष्ट्रपति और राज्यपाल को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको क्या कहा जाता है? बार्क,
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये देश का सबसे बड़ा और सबसे पहले एटॉमिक रिसर्च सेंटर में से एक है। ये जो है ये कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1954 में मुंबई में हुआ था, 1954 ट्रॉम्बे। इसकी स्थापना होमी जहांगीर भाभा ने, आपको मैंने कितनी बार सीरीज बताया, एक और शानदार सीरीज आई है, आप देखना, मैं शुरू करूँगा, समय ही नहीं मिलता है अभी तो। फ्रीडम एट मिडनाइट ये करके सीरीज आ रही है, जिसका ऐड वगैरह देखा होगा आपने, सोनी लिव पर आ रही। फ्रीडम एट मिडनाइट जो है ना, पिछली बार बीपीएससी ने मूवी से क्वेश्चन पूछा था गुरु, इसलिए बताता हूँ। फ्रीडम एट मिडनाइट एक बहुत ही शानदार किताब है, लैरी कॉलिंस की, है ना, अद्भुत किताब है। हिंदी में बोलते हैं उसको आज़ादी आधी रात को। ये बहुत ही खूबसूरत सी किताब है, जिसमें भारतीय इतिहास में 1940 के ऑनपॉन से लेकर 1945 के ऑनपॉन से लेकर और आज़ादी के मिलने तक का पूरा इतिहास वर्णित है। अद्भुत किताब है, जरूर पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। उसी पर सीरीज आ रही है सोनी लिव पर। तो ये अगर पूछेगा कि फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है, बड़ी फेमस किताब है, तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछे, है ना। 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे के रूप में भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक एक बहुविषयक अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ बार्क, बार्क का मुख्यालय कहाँ पर है गुरु? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, सी इसका उत्तर हो जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अद्भुत एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, देश के प्रमुख संस्थानों में इसका नाम है। लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक सेवा आयोग चर्चा में था, याद कीजिए। संसद संघ और राज्यों के लिए, संसद संघ व राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। संसद अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन नहीं कर सकती। यूपीएससी एक वैधानिक निकाय है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब एलिमिनेशन का अगर अकल होगा तो थोड़ा सा अगर आप लगाएंगे तो आप निकाल ले जाएंगे। वैसे मेरे वाले करंट के क्वेश्चन में एलिमिनेशन का मैं स्कोप ही हटा देता हूँ, तीनों याद है तो करिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर। संसद में कर सकती है कौन? केवल लोकसभा कर सकती है क्या? नहीं। नई लोक सेवाओं का सृजन केवल और केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। ये नोट डाउन करके रखिएगा। यूपीएससी वालों ने 2020 में एक सवाल पूछा कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा किस प्रकार से अलग हैं, तो वहाँ पर ये था नई लोक सेवाओं का सृजन ओनली अपर हाउस में हो सकता है, राज्यसभा में हो सकता है। तो संसद तो बिल्कुल कर सकती है, इसलिए दूसरा बिल्कुल गलत हो गया। यूपीएससी एक वैधानिक नहीं, स्टैट्यूटरी नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन और 315 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी चर्चा की गई है। ये सब कुछ याद रहेगा आपको। इसका उत्तर पहला हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अमेरिका में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किया गया है विनय क्वात्रा को, विनय क्वात्रा जी को किया गया है। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। तांती तांतवा चर्चा में है, ये क्या है? फार्मर्स, वीवर, टेक्सटाइल मर्चेंट, हंटर एंड गेदर। कौन है? शिकारी और संग्रह करता है, कौन है ये? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, बुनकर और कपड़ा व्यापारी। तांती तांतवा भारतीय बुनकर और कपड़ा व्यापारी समुदाय से संबंधित हिंदू जाति है। इस समुदाय के लोग गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिया जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है इनकी। ओके। अगला है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर तो देख ही लिया आप लोगों ने, 2004 में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। चांदीपुर वायरस खबरों में था, इसके बारे में जरा पढ़ाइए। यह अपेक्षा के दुर्लभ और कम ज्ञात वायरस है जो रैप्डोविरिडे परिवार से संबंधित है। इससे बच्चों की हड्डियों पर बुरा असर पड़ता है। यह संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। इसका उत्तर हो जाए केवल पहला, यहाँ पर सही है। चांदीपुर वायरस, चांदीपुर वॉशिकुलो वायरस, यह एक अपेक्षा के दुर्लभ और कम ज्ञात वायरस है, रैप्डोविरिडे परिवार से संबंधित है। इंग्लिश में लिखा रहता है तो थोड़ा ज़्यादा सही रहता है पढ़ने में। हिंदी में जब उसको पढ़ते हैं ना तो इंग्लिश का हिंदी आप नहीं आसानी से पढ़ पाते हैं। यह वायरस मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है, तंत्रिका संबंधी रोग पैदा करता है। किसके संबंधी? तो तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज होता है उसी को कहते हैं, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
यह संक्रमित सैंड फ्लाई के काटने से होता है। यह वायरस मध्य भारत में एन्सेफेलाइटिस रोग के लिए अस्पष्टीकृत प्रकोपों से जुड़ा हुआ है। अफ्रीका में इस वायरस की उपस्थिति इसके व्यापक वितरण का संकेत देती है। और कुछ दिन पहले गुजरात राज्य में, अपने भारत के गुजरात राज्य में चांदीपुर वायरस बड़ा ही प्रकोप मचा रहा था बच्चों में। मास्कोपिरो क्या है ये? मास्कोपिरो क्या है? तो एक संपर्क विहीन जनजाति है जिसको देखा गया था अमेजन के जंगल के किनारे। मास्कोपिरो जनजाति के लोगों को देखा गया था। जब मैंने पढ़ाया था कि बहुत दिनों के बाद दिखे हैं ये, इसलिए न्यूज़ में आ गया है। इनकी संख्या भी काफ़ी कम हो गई है। तो एक संपर्क विहीन, बिल्कुल अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स हैं जो जंगल में रहते हैं। जैसे भारत में है ना सेंटलीज, है ना, उसी प्रकार के ट्राइब हैं ये। कौन सा देश पेरू के साथ सीमा नहीं बनाता है? इक्वाडोर, बोलीविया, ब्राज़ील, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की सीमा पेरू के साथ में नहीं लगती है, पेरू के साथ में नहीं लगती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक नई संकर मक्का विकसित किया है। दावा किया जाता है कि यह दुनिया का पहला विटामिन ए, बी और सी से भरपूर मक्का है। मक्का में प्रोटीन अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? मक्का में प्रोटीन ज़्यादा होता है। मक्का प्रोटीन पहचानने का मैंने एक बताया था कि जिस भी चीज़ प्रोटीन होगा उसको अगर आपने आग पर डाला है तो बहुत तेज़ गंध करेगा। मक्के को जो आप भूनते हैं तो क्या वो बहुत तेज़ गंध करता है क्या? कई बार तो पता भी नहीं चलता है कि मक्का भूना जा रहा है। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पहला यहाँ पर सही दिया हुआ है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो ट्रिक होते हैं ना, जैसे प्रोटीन जिसमें बहुत ज़्यादा होगा वो बहुत गंध करता है, बहुत तेज़। जैसे आपके बाल, अंडा, ये स्मेल बहुत तेज़ करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा तेज़ स्मेल नहीं करते हैं, है ना। जैसे दूध जलने पर बहुत तेज़ स्मेल होता है। इस तरह से आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं। हाल ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक नई संकर मक्का विकसित की है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह दुनिया का पहला मक्का है जो लाइसीन और ट्रिप्टोफैन के साथ प्रो विटामिन ए से भी भरपूर है। मक्का अनाज में कार्बोहाइड्रेट्स अधिक होता है, इसीलिए मक्का का उपयोग इथेनॉल उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इथेनॉल मिश्रण भूल गए। तथा प्रोटीन कम 7 से 12% ही होता है प्रोटीन, लेकिन मात्रा कम होती है। प्रोटीन में लाइसीन और ट्रिप्टोफैन जैसे आवश्यक एमिनो एसिड भी बहुत कम होते हैं। एमाइलोज क्या है? एमाइलोज कार्बोहाइड्रेट की एक रेखीय श्रृंखला है, ये लीनियर चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की एक रेखीय श्रृंखला है, लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के, ग्लूकोज अणुओं की एक रेखीय श्रृंखला, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लूकोज अणुओं की एक रैखिक श्रृंखला जिसको एमाइलोज कहा जाता है। एमाइलोज ग्लूकोज अणुओं की एक रैखिक श्रृंखला है जो स्टार्च का एक घटक होता है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट जो अनाज, आलू, फलियों सहित कई पौधों के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। एमाइलोज की विशेषता इसकी सीधी बनी शाखा वाली संरचना होती है जो गर्म होने पर कठोर संरचना बनाने की इसकी क्षमता को भी दिखाती है। तो यही पहचान होती है जिसमें एमाइलोज होता है उसका, कि गर्म होने पर वो थोड़ा सा कठोर हो जाते हैं। एमाइलोड स्टार्च के एक अन्य घटक एमाइलोपेक्टिन की तुलना में कम घुलनशील होते हैं। साइंस एंड टेक में ऐसे ही तो सवाल पूछे जाएंगे, जिसका अर्थ है कि पानी में अधिक धीरे धीरे घुलता है। इसका अर्थ यह है कि एमाइलोज गर्म होने पर अधिक कठोर संरचना बनाते हैं। यही कारण है कि अक्सर खाना पकाने में गाढ़ा करने वाले पदार्थ के रूप में एमाइलोज का उपयोग किया जाता है। जब आपको किसी चीज़ को गाढ़ा करना होता है तो उसमें एमाइलोज युक्त जो चीज़ें होती हैं उसको आप डाल देते, जिससे वो गाढ़ा हो जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में हुआ था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसे वर्ष 2001 में एक बार के विशेष हस्तक्षेप के रूप में लॉन्च किया गया था। इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2001 एज वन टाइम स्पेशल इंटरवेंशन। अगला है कि यह योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या की सीमा 500 प्लस तथा विशेष क्षेत्रों में 300 प्लस निर्धारित की गई थी, जहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहुंचाना था। क्राइटेरिया है ना गांव का, कि पहाड़ में कितनी जनसंख्या वाले गांव होंगे, मैदान में कितनी जनसंख्या वाले गांव होंगे। अब जैसे बिहार में अगर आप जाएंगे तो शायद ही कोई गांव है जहां पर पक्की सड़क नहीं है, शायद ही कोई गांव है, नहीं तो आपको
पक्की सड़क बहुत अच्छी मिलेगी गांव-गांव तक बिहार में। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना को से बड़ा कमाल है। तो जनसंख्या गांव की ज़्यादा थी, इसलिए वहां तक पहुंच जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सड़क नेटवर्क के साथ साथ आवास उपलब्ध कराना है। क्या ये सही है? तो उपयुक्त में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। PMGSY का पहला चरण 2000 ईस्वी में एक बार के विशेष हस्तक्षेप के रूप में शुरू किया गया था। इसको ऐसे याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अटल जी की सरकार को, जो अटल जी की पहली सरकार थी 2000 ईस्वी के आसपास जो बनी थी, उसको ये श्रेय दिया जाता है ना कि उसने भारत में सबसे ज़्यादा सड़क निर्माण का काम किया था। उसके बाद अभी गडकरी जी कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। मैं उस समय के लिए याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ओके, इस योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या की सीमा 500 प्लस, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालय राज्यों, रेगिस्तान व जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ पर आबादी विरल है, वहाँ पर 250 भी आबादी होगी, तो वहाँ तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए असंबद्ध बस्तियों के साथ सड़क नेटवर्क को प्रदान करना। इसमें आवास निर्माण नहीं है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना बिल्कुल ही अलग योजना है। यूविन क्या है? तो बाल टीकाकरण प्रबंधन पोर्टल है। एक पोर्टल है जिस पर बच्चों को जो टीका लगाया जाता है उसका प्रबंधन इसी पोर्टल पर किया जाता है, यूविन पोर्टल। ओके, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के टिंडली गांव में एक केबिन में रहने वाली आशा कार्यकर्ता टीना पटेल अपनी कंपनी का उपयोग करके सरकार के नए बाल टीकाकरण प्रबंधन पोर्टल यूविन पर 1 महीने के बच्चे के टीकाकरण का विवरण ले रही है। यही न्यूज आया था, उसको मैंने पढ़ाया था आपको। यूविन प्लेटफॉर्म पर बच्चों को पंजीकृत करने वाली देश की पहली आशा कार्यकर्ता कौन बनी है? अब इससे ज़्यादा डीप फैक्ट और क्या पूछेगा। ये आशा कार्यकर्ता हैं, इनका नाम क्या है? तो रीना पटेल जी है। इन्होंने पहले बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया यूविन पोर्टल पर मध्य प्रदेश में, किसको लेकर? तो टीकाकरण को लेकर। एशियाई विकास बैंक में सबसे बड़ा शेयर धारक कौन है? तो ये है आपका US एशियाई विकास बैंक में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में। अब यही फैक्ट पूछा जाता है थोड़ा सा और डिटेल में कि क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक में एशिया के बाहर के देश सम्मिलित हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सबसे बड़ा शेयर धारक में से एक है। ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में, अब इसको क्या कहा जाता है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र इसको कहा जाता है, नया नाम। ये भारत का दबदबा है। सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसके 68 सदस्य हैं। 49 सदस्य देश एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य देश अन्य क्षेत्रों से हैं। भारत ADB का संस्थापक सदस्यों में से एक है। अब जरा शेयर भी देखेंगे हम लोग, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे इसको। 31 दिसंबर 2022 तक ADB के 5 सबसे बड़े शेयर धारक जापान और US, प्रत्येक के पास कुल शेयर का 15.6%, चीन के पास 6.4%, भारत 6.3% और ऑस्ट्रेलिया 5.8% के साथ में ADB में शेयर करता है, शेयर धारक है। भारत ने भी खूब सारा ऋण लिया हुआ है ADB से। तो इसका क्या मतलब है कि भारत ने चीन से ऋण लिया हुआ है? क्या नहीं, भारत ने बैंक से ऋण लिया हुआ है, जिस बैंक में भारत पैसा भी डालता है। हाल ही में लंदन संग्रहालय के बाघ नख लाया गया है। यह किससे संबंधित है? लंदन संग्रहालय से बाघ नख लाया गया है। बाघ नख तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने पेट चीर दिया था अफजल खान का, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख है ये। बाघ नख एक हाथ पर पहनने वाला अस्त्र होता है, हाथ के पीछे के हिस्से के ऊपर लगता है वो, और वो उल्टा चलता है, यानी कि अपनी तरफ खींचेंगे उसको फंसा कर आप, ठीक है। शिवाजी महाराज की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी उनकी राजधानी, रायगढ़ थी। पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है कहाँ पर? तो सी हो जाएगा, केरल में स्थित है। सी हो जाएगा, केरल में स्थित है। कोई साम्राज्य पढ़े न पढ़े, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका स्वराज क्या था? अब देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत की लूट भी की है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लेकिन वो भी, आप सूरत की लूट पर के आप क्या लगेगा, कैसे आदमी थे, लूट रहे थे लोगों को? नहीं, उसके पीछे का इतिहास पढ़िए जरा जाकर। कई सारे लोग उनको हिंदू धर्म प्रतीक और हिंदू मुस्लिम डिवाइड के रूप में देखते, नहीं, ऐसा वो कतई नहीं थे। आपको पढ़ना पड़ेगा छत्रपति शिवाजी महाराज को। क्यों? उनको बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे हैं जिनको SC ST वर्ग नहीं मानते हैं कि ये जातिवादी थे, हम नहीं मानते, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे हैं जिनकी डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ फोटो लगाकर लोग पूजा करते हैं। क्यों? पढ़ते ही नहीं है, बस पीटी के लिए पढ़ लिया मराठा साम्राज्य और आगे बढ़ गए। कभी अलग होकर भी पढ़ा कीजिए, अच्छा लगेगा आपको, पढ़िएगा इनके बारे में, अच्छा है।
कौन सा नौसेना पोत 13 भारतीय सहित लापता तेल टैंकर का पता लगाने के लिए खोज अभियान में शामिल हुआ था कुछ दिन पहले ही। विच नेवल व्हीकल ज्वाइन सर्च ऑपरेशन टू लोकेट मिसिंग ऑयल टैंकर विद 13 इंडियंस। तो इसने बाद में खोज लिया था, इसका नाम था INS तेज। INS तेज। पेरिस ओलंपिक 2024 की सुरक्षा कौन करेगा? तो उस समय भारतीय दल भी गया था वहाँ पर, भारतीय दल भी गया था, इंडियन कंटिजेंट भी गए थे, और इंडियन K9 कंटिजेंट। कौन सा? तो भारतीयों को 10 कुत्तों वाला भारत का K9 दल पेरिस ओलंपिक 2024 की सुरक्षा के लिए गए थे। ऐसा नहीं केवल इन्होंने ही सुरक्षा किया, भारत से कौन सा दल गया था? तो एक कुत्तों का दल था, K9 दल जिसको कहा जाता है, ये वहाँ पर गए थे पेरिस ओलंपिक की सुरक्षा में शामिल होने के लिए। हाल ही में सरकार ने किस फसल को MSP सूची में शामिल किया था? तो इनमें से कोई नहीं, मखाने, तंबाकू, तूर, इनमें से किनको भी शामिल नहीं किया था। हालांकि इसको शामिल नहीं किया गया। बाद में बिहार सरकार ने भी आर्गू के भाई उससे किया, बोला था कि महाराज इसको शामिल कर दीजिए मखाने को, लेकिन नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? बहुत आसान सवाल, कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रभाव मूल्यांकन निम्नलिखित के तहत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नीति आयोग के तहत में किया गया है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग, इस आयोग के CEO का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। नीति आयोग के जो CEO होते हैं उनको साधारण बहुमत से चुना जाता है। नीति आयोग जो होता है इसको हेड करते हैं प्रधानमंत्री जी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल पहला सही है यहाँ पर, दूसरा गलत है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री जो होते हैं उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार का एक सचिव जिसे निश्चित काल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। वोटिंग नहीं होती इस चीज़ को लेकर। विशेष आमंत्रित प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ वगैरह को भी शामिल किया जाता है, जैसे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, और एक और आई थिंक लल्लन सिंह थे या कोई और थे बिहार के नेता, जिनको ना नीति आयोग के मीटिंग में प्रधानमंत्री जी के स्पेशल इनविटेशन पर बुलाया गया था। अगला है, नीति आयोग के पास राज्यों को विवेकाधीन धनराशि उपलब्ध कराने का कोई अधिकार नहीं है। निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में नीति आयोग की प्रमुख भूमिका है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत कथन चुनना है आपको। इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। पहला क्यों सही था? क्योंकि वाकई इसके पास में कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है उपलब्ध अब धनराशि वगैरह को लेकर, है ना। योजना आयोग जो था ना, उसके पास बहुत सारा पावर था। तो जब मोदी जी आए तो योजना आयोग के सताए हुए थे, वो मुख्यमंत्री थे गुजरात को, तो योजना आयोग का पता था उनको कैसे काम करती है, इसलिए आते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया कि योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग बनाया था उन्होंने, है ना। और नीति आयोग की कोई निवेश को प्रभावित करने में डायरेक्टली कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा गलत दिया हुआ था। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक किसकी पहल है? तो ये पहल है नीति आयोग की। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इज इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग का इनिशिएटिव है ये। SDG इंडिया इंडेक्स किससे संबंधित है ये? तो ये भी संबंधित है आपका नीति आयोग से ही संबंधित है। बी ही इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। भारत को बदलने वाली महिलाएं पुरस्कार, ऐसे हिंदी में पढ़ेंगे तो थोड़ी काम चलेगा, बड़ा ही अद्भुत है। इंग्लिश से पढ़िए, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? इसका आंसर भी हो जाएगा सी, नीति आयोग के द्वारा ही दिया जाता है। प्रधि जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये किससे बिलोंग करता है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये तीनों ही हैं। ये भारत का मैप है, तो ये जो इलाका है जहाँ पर ये तीनों हैं, इन तीनों राज्य से ये जनजाति बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है कि प्रधि जनजाति वंशज हैं किसके? ये खुद को किसका वंशज मानते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये राजपूतों का वंशज मानते हैं खुद को। ये बिल्कुल ट्राइब जो है ये राजपूतों का वंशज मानते हैं खुद को। अब देखिए इसके पीछे भी इतिहास है। अब कई सारे आपको राजस्थान में ऐसे ट्राइब मिलेंगे जिनके नाम में राजपूतों के सरनेम लगे हुए हैं। अब इसके पीछे क्या कहानी है? तो महाराणा प्रताप जब वो अकबर के साथ युद्ध लड़ रहे थे तो सारे राजपूतों ने घुटने टेक दिए, लेकिन उन्होंने बोला कि ना, हम तो नहीं घुटने टेकेंगे भाई, कुछ भी हो जाए, और नहीं टेक सकते तो नहीं टेक सकते। तो कहाँ पर चले गए? तो चले गए जंगल गए। उन्होंने भीलों को और अलग अलग जनजातियों को ट्रेंड किया युद्ध लड़ने के लिए, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, और उनके साथ मिलकर एक सेना बना ली। और जब वो भील के लोग लड़े सेना में तो उन्होंने बोला कि अब हम भी राजपूतों जैसे लड़ सकते हैं, तो हम भी राजपूत हैं। तो ये छोटा सा इतिहास है इनके पीछे, है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वो खुद को राजपूतों का वंशज मानते हैं। पारधी लोग राजपूतों उत्पत्ति की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि उनके नाम राजपूत वंश के हैं, वे अभी भी राजस्थानी बोली बोलते हैं। उनके नाम पर आमतौर पर प्रत्यय सिंह के साथ समाप्त होता है।
पराधी लोगों के उपनाम होते हैं सालुखे, राठौर, सिंधिया और चौहान। मैंने आपको पहले ही बताया कि राजपूतों वाले जो सरनेम होते हैं वो लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि महाराणा प्रताप के समय से कहानी जुड़ी हुई है कि उस समय उन्होंने युद्ध में और कई सारे युद्धों में उन्होंने हिस्सा लिया है ना, तो इसीलिए वो खुद को इस तरह मानते हैं, मानना भी चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या है, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। यह संस्थानम समिति की सिफारिश पर आधारित है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा तीसरा गलत दिया हुआ है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, भारत में एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेता है। न्यायाधिकरण की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। इसका गठन 1 जून 2016 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। यह कंपनी के दिवालियापन और समापन से संबंधित कानून पर V बालकृष्णन ARD समिति की सिफारिशों पर आधारित है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल पिछली बार पूछा गया था? बिल्कुल पूछा गया था। NCLT जो है ये ट्रिब्यूनल है, तो ट्रिब्यूनल में कोई केस लड़ने आएगा तो वो आता है इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड IBC, जो कंपनियों पर लागू होता है अगर कोई दिवाला हो रहा है कंपनी तो ये कोड पर आधारित जो ट्रिब्यूनल है वो कौन सा? NCLT है। तो ये कोड पूछा गया था पिछली बार, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड, है ना, शोधन अक्षमता कोड, दिवाला संहिता, ऐसे ही करके हिंदी में उसका नाम है IBC। तो IBC के लिए कहाँ पर जांच पड़ताल होती, कहाँ पर के मुकदमे लड़े जाते, कौन से ट्रिब्यूनल में? तो NCLT में। ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण को निम्नलिखित पर निर्णय देने का अधिकार है। तो वे कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष शुरू किया गया कोई भी निर्णय और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित, इन दोनों पर अपना अपना निर्णय दे सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष और पेंडिंग बिफोर बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इन दोनों के समक्ष कोई भी केस आता है तो उस पर ये NCLT अपना फैसला दे सकती है। अगला सवाल है कि उपयुक्त में से कौन सा विषय धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता है? अगला सवाल है, देखिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर कि किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी पर कर का अधिरोपण, उन्मूलन, परिवर्तन या विनिमय या छूट, ये धन विधेयक में नहीं आएगा। जहाँ पर भी संचित निधि आ जाए, जहाँ पर भी संचित निधि से धन निकासी, धन लगाना, ऋण लेना, ऋण हटाना, ऋण चुकाना, ये सब आ जाता है तो वहाँ पर आर्टिकल 110 आ जाता है, जिसको मनी बिल कहते हैं। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक माना जाएगा यदि वह कोई कर लगाता है, समाप्त करता है, माफ करता है, परिवर्तित करता है, विनियमित करता है, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा धन विधेयक। और वित्त विधेयक अलग होता है, आर्टिकल 117 वित्त विधेयक होता है। वित्त विधेयक में क्या होता है? इसमें होता है धन विधेयक प्लस सामान्य विधेयक, यानी कि मनी बिल प्लस जनरल बिल कोई भी, तो ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? फाइनेंस बिल बन जाता है। लेकिन मनी बिल में केवल मनी बिल ही होगा, उसमें कोई सामान्य बिल नहीं होता है। आर्टिकल 109 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित आर्टिकल 109? तो ये धन विधेयक से रिलेटेड है। ये UPSC 2024 का पेपर का सवाल है। UPSC 2024 में स्टेटमेंट बनाकर ये दिया हुआ था। अगला है भोजशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद परिसर कहाँ पर है? भोजशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद, ये परिसर ही है, भोपाल में है। इसको लेकर विवाद शुरू हो गया था, याद कीजिए, जब इसको लेकर कई सारे हिंदुवादी दलों ने बोला था कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना ही अच्छे से होना चाहिए और ये इसको रिक्लेम किया था उन्होंने। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश राज्य में है। भोज साम्राज्य का आपने नाम सुना होगा, राजा भोज। तो भोज आते ही कहाँ से हैं? तो वो भोपाल के क्षेत्र के आसपास ही शासन करते थे। जैसे भोज तालाब, भोपाल में जाएंगे तो सबसे प्रमुख दार्शनिक स्थल कौन सा है? तो भोज तालाब। तो वो भी वही उनके द्वारा ही बनवाया गया तालाब था। तो भोज साम्राज्य का देखेंगे तो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। तो अब भोज से जुड़ा हुआ कुछ भी आए तो पहला उसमें तुक्का मारना है। अगर तुक्के मारने की नौबत आए तो कौन सा? तो भोपाल, मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है। भौ से भोपाल, भौ से भोज। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की धार जिले में, इंदौर पीठ है और कौन सा पीठ है इसका भाई? इसका एक है जबलपुर पीठ। जैसे उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, पहले वो केवल प्रयागराज में बैठता था, लेकिन कुछ दिन से अब लखनऊ पीठ भी उसका बनाया गया है। इतना बड़ा राज्य ही है कि बनाना पड़ जाता है। भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर के मूल प्रकृति का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया है। भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर क्या है? यह परिसर मूलतः परमार राजा भोज द्वारा निर्मित शिव मंदिर था
राजा भोज ने एक विद्यालय की स्थापना की जिसे अब भोजशाला के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ये परमार राजा भोज ने बनवाया था और ये शिव का नहीं बल्कि सरस्वती की मंदिर है, इसलिए पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। हाल ही में तुसिल व तमाल चर्चा में थे। ये क्या है? तुसिल और तमाल चर्चा में थे। इसका उत्तर हो जाएगा रूसी स्टील्थ ब्रिगेड है ये, रूस का स्टील्थ ब्रिगेड है ये। अगला है विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा, ये पुराना हो गया, ये सॉरी विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया। इनको एक्सटेंशन भी दिया गया है, 2 दिन पहले का न्यूज़ है कि इनको एक्सटेंशन भी दिया गया है, इनके कार्यकाल को बढ़ाया भी गया है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है विक्रम मिश्री। नागरिक विमानन पर दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसका उत्तर बी हो जाएगा। पीएम श्री स्कूल योजना कहाँ शुरू की गई, कब शुरू की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 2022 में शुरू किया गया पीएम श्री योजना। पीएम श्री स्कूल योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना। इस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का विकास व उन्नयन किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा यहाँ पर सही है, केवल दूसरा यहाँ पर सही है। पीएम श्री स्कूल योजना जो है ये एक केंद्र प्रायोजित है, ना कि सेंट्रल सेक्टर है, बल्कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना है ये, जिसको 2022 के सितंबर में शुरू किया गया है। अगला सवाल है पीएम श्री स्कूल योजना की प्रगति पर विचार करें। हाल ही पंजाब ने इस योजना को लागू करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भारत के सभी राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। पंजाब ने पीएम श्री स्कूल योजना क्रियान्वयन के लिए मूल रूप से हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से हटने का प्रस्ताव किया है। 18 दिसंबर 2023 तक 29 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ने केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS और नवोदय विद्यालय समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पीएम श्री स्कूल योजना के लिए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किया है अभी। कौन सा देश ऑस्ट्रिया के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्रांस जो है वो ऑस्ट्रिया के साथ सीमा नहीं बनाता है। CRPC की धारा 125 नियम से किससे संबंधित है? बहुत ज़्यादा चर्चा में था इसलिए मैंने करवा दिया था। ये तलाक के अधिकार से जुड़ा हुआ है। हालांकि CRPC IPC कभी नहीं रटना है, कभी भी नहीं याद करना है, इसको आप स्किप कर सकते हैं आसानी से। अगला सवाल है तिरजेपाटाइड खबरों में था, क्या है ये? तो ये एक मधुमेह की दवा है, मधुमेह रोगी दवा है जो टाइप बी प्रकार का, कौन सा? तो टाइप 2, जिसको टाइप 2 कहा जाता है, उसके लिए भी ये काम कर सकता है। तो इसको कब लॉन्च किया गया? 2022 के आसपास ही इसको लॉन्च किया गया है। ओके, 36 मिनट का वीडियो हुआ है, यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं। इससे आगे का सवाल अगले वीडियो में करवा दूंगा। काफ़ी सारे सवाल हैं अभी, लेकिन जल्द ही मैं कंप्लीट करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। अक्टूबर सितंबर तक का मैं तो करवा ही दूंगा आपको, अक्टूबर तक का करंट है ना। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।